राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 20वीं और अंतिम कहानी सुमेर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत दो पात्रों के माध्यम, पहला सुमेर जो जात का चमार है और दूसरा राम बालक ओझा। जात बताने की जरूरत नहीं के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन के विचार अंबेडकर और गांधी को लेकर क्या है ये पता चलते हैं। गांधी को लेकर पूरे लेख में स्पष्ट तौर पर उनकी असहमति दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उनके मन में कितनी कटुता है, कितना विष है, कितना वैमनस्य है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है जब वे डॉक्टर अंबेडकर को भुक्तभोगी कहते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के अछूत नेताओं और डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी में कोई फर्क नहीं है। साथ ही वे ये भी आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर जाकर सीधा पूंजीवाद से मिल जाते हैं। मैं समझती हूँ डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को अपमानित करना है ये जो राहुल सांकृत्यायन ने न केवल इस लेख में किया है बल्कि अन्य लेखों में भी उन्होंने ऐसी ही बातें लिखी हैं। उदाहरण के तौर पर दिमागी गुलामी, जिसका पूरा पाठन मैंने इसी अंबेडकर नामा के मंच से किया है, उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, का आर्टिकल नंबर 5 नव निर्माण और इसका पृष्ठ संख्या 41, उसमें राहुल सांकृत्यायन ये मैं पुस्तक लेकर खड़ी हूं में भी स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि झगड़ा तो तब पैदा होता है जबकि योग्यता हो या न हो, लेकिन हर एक नेता अपनी जाति के लोगों को भरना चाहता है। दलित और मुसलमान के प्रतिनिधि को रखना तो इस दृष्टि से जरूरी है कि उस वर्ग के राष्ट्र विरोधियों को वैमनस्य पैदा करने का मौका न मिले। तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी राहुल सांकृत्यायन ने राष्ट्र विरोधी करार दिया है। तो इनके लेखन में बार बार डॉक्टर अंबेडकर के लिए विष जो है वो प्रकट होता रहा है। ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड में पढ़ ली थी, आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके जरूर सुन लीजिएगा। अब हम यहाँ से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और वैचारिकी इनकी क्या है जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। गांधी जी 7 जन्म तक कहते रह जाएं, लौट चलो ताल पत्र के युग में, मगर दुनिया टीटागढ़ के कागज, मोनोटाइप, रोटरी छापेखाने के युग से लौटकर ताल पत्र के युग में नहीं जाएगी। न जाने में ही उसका कल्याण है, क्योंकि इससे सेवाग्राम की भजनावली के फैलने में भले ही दिक्कत न हो, किंतु हर एक व्यक्ति को शिक्षित, तो भी आज तक के अर्जित ज्ञान विज्ञान में देखना असंभव होगा। फासिस्ट लुटेरों के टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों, गैसों के मुकाबले में यदि गांधी जी पत्थर के हथियारों की ओर लौटने की बात करें तो इसे रत्ती भर अक्ल रखने वाली जाति भी नहीं मान सकेगी, क्योंकि ये सीधी आत्महत्या होगी। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जो है वो यही बात कहते हैं कि देश को कम से कम 1000 साल पीछे वो लेकर चलेंगे। तो आप अहिंसा के महान सिद्धांत को भी नहीं मानते? गांधी जी की अहिंसा खुदा बचाए उससे, जो अहिंसा किसानों और मजदूरों पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा चलाई जाती गोलियों का समर्थन करे और फासिस्ट लुटेरों के सामने निहत्था बन जाने के लिए कहे, उसे समझना मेरे लिए असंभव है। मैं आपके पहले प्रश्न को खत्म कर देता हूं। सेठ जानते हैं कि चरखे करघे से उनके कारखानों का बाल बांका नहीं हो सकता। चरखे करघे जब तक मिलों के माल से सस्ते और अच्छे कपड़े बाजार में नहीं ला सकते, तब तक उनका अस्तित्व सेठों के दान पर निर्भर है। चरखा करखावाद शोषण की असली दवा साम्यवाद के रास्ते में भारी बाधक है। कितने ही लोग बेवकूफी से समझते हैं कि शोषण रोकने के लिए साम्यवाद कल कारखानों पर जनता के अधिकार से अच्छी दवा चरखा करखावाद है। इसी नियत से दुनिया को मिल का कपड़ा पहनाने वाले सेठ चरखा के भक्त हैं और गांधी जी इसे भली भांति जानते हैं। वैसे ये सारे इल्जामात तो काफी हद तक सही हैं, लेकिन गांधी ने जो है वो इससे समाज को बाइंड किया, घर घर में चरखा पहुंचाया, यहां तक कि अछूतों को भी चरखा चलाने का अधिकार दिया और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप खुद अपना कपड़ा या सूत काट कर कपड़ा बुन सकते हो, उसे मार्केट में बेच सकते हो। इस चीज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये उनकी नीयत पर हमला है। उनकी एक एक हरकत मुझे शोषितों और भारत में सबसे अधिक शोषित हमारी जाति के लिए खतरनाक है। हमें दिमागी गुलामी के अड्डे, शोषकों के जबरदस्त पोषक, पुरोहितों की दुकानें, इन मंदिरों में ताला लगवाना चाहिए और उल्टे हमें फंसाने के लिए गांधी जी इन्हें खुलवाना चाहते हैं। वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी कालाराम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था वो लीड किया था। उससे उनका मकसद था कि
कोई मंदिर में जाए या ना जाए उसकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि दूसरे की इच्छा पर। यही उनका मकसद था और दूसरा मकसद ये था कि वे जाकर दिखाना चाहते थे कि ये भगवान की मूर्ति जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसके नाम पे मर रहे हो, वो दरअसल पत्थर की है, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तो ये 2 मकसद थे डॉक्टर अंबेडकर के कालाराम टेम्पल जो आंदोलन था उसको लेकर। पुरानी पोथियों, अमीरों के टुकड़ों से पलने वाले संतों की वाणियों को यदि हम आग में नहीं जलाते तो 7 ताले में तो बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर मुझे लगता है मनुस्मृति दहन की बात वे कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका जो मानना है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किंतु उन्हीं की दुहाई देकर गांधी जी हमें गुमराह कर देना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था जैसी मरण व्यवस्था को भारत में नाम नहीं रहने देना चाहिए, किंतु गांधी जी उनकी अनासक्ति योग से लच्छेदार व्याख्या करते हैं। इन सब के बाद हरिजन उद्धार सिर्फ ढोंग नहीं तो क्या है। इससे कुछ ऊंची जाति के हरिजन उद्धारकों को जीविका भले ही मिल जाए, मगर उद्धारक की आशा अंधा ही कर सकता है। तो आप नहीं चाहते कि अछूत सवर्ण सब एक हो जाएं? काल ने हमें एक कर दिया है, किंतु गांधी जी के प्रिय धर्म भगवान पुराण पंथियां हमें समझने नहीं देती। मुझे देखिए ओझा जी, मेरा रंग गेहुआ, नाक ज्यादा पतली ऊंची और आपका रंग काला, नाक बिल्कुल चपटी। इसका क्या अर्थ है? मेरे में आर्य रक्त अधिक है, आप में मेरे पूर्वजों का रक्त अधिक है। तो कितनी सिंप्लीफाई करके राहुल सांकृत्यायन जो ये बात बता रहे हैं, क्या बात वाकई ऐसी है? ऐसा क्यों था? दलित स्त्रियों का बलात्कार किया जाता था, उनके पास चॉइस नहीं होती थी गर्भ गिराने की। ऐसे में जो बच्चे पैदा होते थे वे रंग बिरंगे पैदा होते थे, कभी काले कभी गोरे। और ब्राह्मणों की स्त्रियां जो करती थी काम, उनके संबंध जो थे वो बाहरी दुनिया के लोगों से या पुरुषों से हुआ करते थे। तो इसको इतना सिंप्लीफाई करके नहीं समझाया जा सकता जितना राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। मैं समझती हूँ ये महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक है। आपके पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था की लोहे की दीवार खड़ी कर बहुत चाहा कि रक्त सम्मिश्रित न होने पाए, किंतु चाह नहीं पूरी हुई। इसके सबूत हम आप मौजूद हैं। वोल्गा और गंगा तट के खून आपस में मिश्रित हो गए हैं। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो 1936 में जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। वे स्पष्ट तौर पर लिखते हैं 5वें और 6ठे डिस्कोर्स को लेकर कि अब जो है रक्त की शुद्धता जैसी कोई बात इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, और भारत में ब्राह्मण इसे बनाए रखना चाहते हैं, जो सरासर बेवकूफी है। आज वर्ण विद इन ब्रैकेट रंग को लेकर झगड़ा नहीं है। आपको कोई ब्राह्मण जाति से खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। सारी बातें ठीक हो जाएं यदि धर्म भगवान पुराण पंथिता हमारा पिंड छोड़ दें, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शोषक और गांधी जी जैसे उनके पोषक मौजूद हैं। मैं आपके तीखे शब्दों को सुनकर नाराज नहीं होता। जला हुआ दिल और जवानी इसके पीछे है ओझा जी, इसलिए मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, किंतु यदि चरखे करघे जैसी भारत की चीज को आप फिर से स्थापित होना संभव नहीं समझते, तो क्या विदेशी साम्यवाद के लिए भारत की भूमि को उर्वर समझते हैं? शोषकों को जो बात पसंद नहीं आती वही विदेशी और असंभव है। ये बात बिल्कुल सही है। सनातन का ढोल क्यों पीटते हैं और पश्चिमी संस्कृति को ये बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें औरतों की आजादी है, उसमें छुआछात नहीं है, इसलिए इन्हें सूट नहीं करता। और पहले कहानी प्रभा में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अश्वघोष कहता है कि उसने वेदों से पुराणों से निकाल के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपने माता पिता को दिखाए जिसमें ब्राह्मणों ने जो है वो लीक से हटकर काम किया, लेकिन चूंकि ये ब्राह्मणों को सूट नहीं करते थे लीक से हटकर किए गए काम, इसलिए वो उसको कहते हैं कि तो आउटडेटेड है या आउट फैशन है, इसे नहीं माना जा सकता, इसलिए ये चलन में नहीं है। क्योंकि इसकी कृपा से करोड़पति हो गए, इसलिए सेठ लोगों के लिए चीनी की मिलें, विदेशी जहाज, मोटर, कांच, फाउंटेन पेन, जूते की बिजली या भाप से चलने वाले लाखों करोड़ों की फैक्ट्रियां विदेशी नहीं रही। रेडियो, टेलीविजन विद इन ब्रैकेट दूरदर्शक रेडियो, फिल्म, टैंक आदि जैसे ही सेठों के पॉकेट में मजदूरों की कमाई के करोड़ों रुपए चुपके से डालने लगेंगे, वैसे ही उनकी विदेशीयता जाती रहेगी। शोषक में सहायक सारे विदेशी यंत्र उनके लिए स्वदेशी हैं, किंतु शोषक ध्वंसक
उपाय साम्यवाद सदा विदेशी बना रहेगा, ईमानदारी इसे कहते हैं ओझा जी। साम्यवाद धर्म का विरोधी है और भारत सदा से धर्म प्राण रहा है। जरा इस दिक्कत का भी ख्याल करें सुमेर जी। आप कॉलेज की सारी पढ़ाई विद्या को भूल गया कहते हैं, इसीलिए मैं क्या कहूं। जब धर्म का नाम आप लोग लेते हैं तो आपके सामने सिर्फ हिंदू धर्म रहता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। अन्य धर्म जो हैं वो माइनॉरिटी वाले, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बजाय। गांधी जी ने बजाज जी के गौ सेवा मंडलों को भी आशीर्वाद दिया है, जिससे मांस छोड़कर सब चीज गाय की खाने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। पेशाब और पखाने की भी, मतलब गौमूत्र और गोबर खाने के लिए प्रतिज्ञा दी जाती है कि यही खाओ। तो ये बात तो कैथरीन मेयो ने भी कही थी और गांधी के ऊपर उन्होंने भी आक्षेप लगाया था कि गांधी गौ सेवा की बात करते हैं और उनके आश्रम से वॉकेबल डिस्टेंस पर जो गौ सेवा आश्रम है उसमें गायों की हालत कितनी खराब है, उन्हें कितना खराब ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या गांधी को इसका इल्म है? ये बात तो कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में भी लिखी है, जिसका पाठन मैंने किया है। तो ये सारे रेफरेंस जो है वो आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, चाहे अंबेडकर नामा पर प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक करके, अदरवाइज संभव हो तो पुस्तक मंगवाकर पढ़ लीजिए। यदि गोभक्षक अगोभक्षक का भेद करें तो भारत में गोभक्षक आधे से बढ़ जाएंगे। हमारी जाति भी गोभक्षक है, आप जानते हैं। इस टाइम में डॉक्टर अंबेडकर मुहिम चला रहे थे कि मरा हुआ जानवर नहीं खाना है, ये सब चीजें नहीं खानी है। वैसे भी भारत में 1/4 के करीब लोग मुसलमान हैं, करोड़ से करीब ईसाई और कुछ लाख बौद्ध। यदि इन धर्मों को भी आप धर्म में शुमार करते हैं तो पृथ्वी का कौन सा देश है जहां धर्म के पक्के विश्वासी नहीं है? गांधी जी के मित्र भूतपूर्व लॉर्ड इरविन तथा आज के लॉर्ड हेलिफैक्स एक जबरदस्त ईसाई संत हैं। आज तक धर्म की दुहाई देकर ही धर्मप्राण अंग्रेजों को साम्यवाद से दूर रहने के लिए ये संत लोग प्रचार करते रहे। अरब, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान के मुस्लिम हिंदी मुसलमानों से कम धर्मप्राण नहीं हैं। लाखों सुंदरियों के स्वेच्छा से कटवाए केशों के रस्सी से जहां मंदिर बनाने के लिए लकड़ियां ढोई गईं, उस जापान को आप कम धर्म प्रधान नहीं कह सकते। सभी शोषक जबरदस्त धर्म प्राण होते हैं ओझा जी, और सभी शोषक शत्रु धर्म शत्रु घोषित किए जाते हैं। यदि साम्यवाद को विदेशी ही मान लें तो भी ईसाई इस्लाम जैसे विदेशी धर्म, रेल, तार, हवाई जहाज, कल कारखाने जैसी विदेशी चीजें हमारी आंखों के सामने विदेशी बनकर मौजूद हैं, वैसे ही साम्यवाद भी स्वदेशी हो जाएगा, बल्कि हो गया है। तो एक अच्छा एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। एक धर्म का सहारा लेकर लोग शोषण करते हैं और दुनिया के हर देश में बात लागू होती है, और जो भी लोग प्रोग्रेसिव होते हैं और धर्म के खिलाफ बोलने वाले होते हैं उनको वैसा ही ट्रीट किया जाता है पूरी दुनिया में, जैसे इस वक्त इस देश में किया जा रहा है। दूसरा दृश्य, पटना में शाम के वक्त घूमने के लिए लॉन और हार्डिंग पार्क दो ही जगह है और दोनों ही ऐसी मनहूस हालत में रखा गया है कि वे स्वयं किसी को खींच लाने का सामर्थ्य नहीं रखते। तो भी जिनके दिल बहलाव, चहलकदमी, दोस्तों से मिलने की ख्वाहिश होती है, वे इन्हीं जगहों पर पहुंचते हैं। अंधेरा हो रहा था तो भी 3 तरुणों की बात खत्म नहीं हो रही थी और वे बांकीपुर विदिन ब्रैकेट पटना के लॉन मैदान में डटे हुए थे। एक कह रहा था, साथी सुमेर, मैं फिर कहूंगा, तुम एक बार फिर सोचो, तुम बहुत भारी कदम उठाने जा रहे हो। मौत से खेलने से बढ़कर कदम उठाने की क्या बात हो सकती है? और रूप, इसे तो पक्का समझो कि मैंने जल्दी नहीं की, कदम ही ये जल्दी का हो ही नहीं सकता था। हवा में उड़ना भाई, मुझे तो कोठे की छत के किनारे खड़ा होने में भी डर लगता है। कितने ही लोगों को साइकिल पर चढ़ने में भी डर लगता है और तुम उसे दोनों हाथ छोड़कर दौड़ाते हो। खैर, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मजदूरिन के लड़के सुमेर को इस साम्राज्यवादी लड़ाई में जान देने की क्या सूझी। इसीलिए कि इसी लड़ाई के साथ मजदूरिन के लड़के और उसकी सारी जमात का भविष्य बंधा हुआ है। इसलिए कि यह लड़ाई अब सिर्फ साम्राज्यों का ही फैसला नहीं करेगी बल्कि शोषक का भी फैसला करेगी। तो यदि ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी जब तेजी से जो है बिना जात धर्म देखे हुए अंग्रेज सिपाहियों की भर्ती कर रहे थे और उसमें हर जात धर्म का व्यक्ति शामिल था,
और ये एक नई अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा था दलितों को या अछूतों को नए नए प्रोफेशंस को अपनाने की। और यहाँ पर ये बात भी है कि यदि कोई ब्राह्मण इस बात को बोले तो उसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है, और यदि यही बात कोई अस्पृश्य बोले तो उसे जातिवाद कह दिया जाता है, जातिवाद के टैग से नवाजा जाता है। क्या करे, माइंडसेट है हमारा। तो क्या तुम उसे कबूल नहीं करते कि इस लड़ाई के लिए सबसे बड़ा दोषी अंग्रेज पूंजीपति है? बाल्डविन चैम्बरलेन किन्हीं स्वार्थ के प्रतिनिधि थे। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, उन्होंने ही मुसोलिनी हिटलर को पोस कर बड़ा किया, जिसमें साम्यवादियों से शोषक वर्ग का त्राण मिले। लेकिन भस्मासुर ने पहले बैजनाथ ही के पर हाथ साफ करना चाहा, और जब तक ये तमाशा होता रहा तब तक मैंने भी इसे बड़े कदम को उठाने का निश्चय नहीं किया। लेकिन आज भस्मासुर बैजनाथ पर ही नहीं, हमारे ऊपर हाथ रखना चाहता है। तो ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किस तरीके से जर्मन की महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये सबसे बड़ी वजह रही वर्ल्ड वॉर 2 को करवाने की। और यहां पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पूंजीवादी ताकतों ने ही जर्मनी को ये शह दी थी कि वो इतना अपना विस्तार कर ले, और अंत में क्या हुआ, जर्मन ने इन्हीं लोगों के साथ युद्ध छेड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भस्मासुर ने शिव से वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जैसे ही शिव ने तथास्तु बोला तो भस्मासुर ने उसको सबसे पहले शिव के ऊपर ही आजमाना चाहा और उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब शिव जो है वो अपनी जान बचाकर विष्णु के पास गए, ऐसा लिखा है वेदों पुराणों में। हमारे ऊपर मुझे तो कोई अंतर नहीं मालूम होता पहले से, आपको अंतर नहीं मालूम होता क्योंकि आपका वर्ग सेठ वर्ग फासिस्ट शासन में भी घी चुपड़ी रोटी खाने की आशा रखता है। ट्रुप मित्सुई की 5 उंगलियां घी में हैं इस लड़ाई में होने से, किंतु सोवियत के परिचित होने पर शोषितों मजदूरों किसानों को कोई आशा नहीं। कसाई हिटलर और तोजो के राज्य में किसान बकाष्ठ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। रूप किशोर बाबू न ही मजदूर बड़े से बड़े अत्याचार के लिए हड़ताल कर सकते हैं। फासिज्म मजदूर किसानों को पक्के माने में दांस बनाना चाहते हैं, और यही सब कुछ इस देश में अब भी हो रहा है। कोरोना के टाइम में किस तरह सरकार ने मौके का फायदा उठाया, आपदा में अवसर के तहत, और मजदूरों को हड़ताल करने से मना कर दिया, आवाज उठाने से उनको मना कर दिया, फटाफट कानून बना दिया और ये पास भी हो गया रातों रात। हमारे लिए सोवियत बहुत से राष्ट्रों में एक नहीं बल्कि वही एकमात्र राष्ट्र है। उसे ही दुनिया के किसान मजदूर अपनी आशा अपना राष्ट्र कह सकते हैं। 1.5 शताब्दी के लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद मानवता के लिए, सनातन शोषकों के लिए, लाखों शोषितों के लिए साम्यवाद प्रदीप पृथ्वी पर अवलोकित हुआ। एक बार इस प्रदीप को बुझ जाने दीजिए, फिर देखिए कितने दिनों के लिए दुनिया अंधेरे में चली जाती है। हम जीते जी इस भीषण कांड को अपनी आंखों के सामने होते चुपचाप नहीं देख सकते। लेकिन सुमेर भाई और भी तो समाजवादी देश हैं, वे भी दुनिया से शोषण को मिटाना चाहते हैं। जिनको सेवाग्राम में फैलता अंधकार ही प्रकाश मालूम होता है, उसे समाजवादियों से शैतान बचाए। ऐसे तो हिटलर भी अपने को समाजवादी कहता है, गांधी जी के चेले भी उन्हें समाजवादी कहते हैं। समाजवादी कहने से कोई समाजवादी नहीं होता। जानते हैं, हिटलर तोजो की विजय से हिंदुस्तान का पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग बर्बाद नहीं बल्कि कहीं और मजबूत होगा, किंतु फासिस्ट दसियों मजदूरों किसानों को सांस तक लेने नहीं देंगे, और साम्यवादियों की क्या हालत होगी। इसके लिए इटली और जर्मनी के हाल का इतिहास देखिए। वही क्यों, सिर्फ फ्रांस में ही हर रोज जो कम्युनिस्ट गोली से उड़ाए जा रहे हैं उन्हीं को देख लीजिए। जो अपने को मार्क्सवादी कहकर अपने को इस युद्ध से अलग रखना चाहता है, वह या तो अपने को धोखा दे रहा है या दूसरे को। हिटलर और तोजो के शासन में मार्क्सवादी समाजवादियों की जान की कीमत एक गोली मात्र है, इसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर कोई समाजवादी यदि अपने को तटस्थ कह सकता है तो चमगादड़ की नीति से ही। सोवियत के ध्वंस के बाद जो समाजवाद का झंडा उड़ाने की हाँक रहे हैं, उन्हें हम पागल तो कह सकते हैं या धोखेबाज। तो आपका ख्याल है कि इस युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता। हाँ, ये मेरी पक्की राय है कि जिसका मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है उसके लिए एक पक्ष स्वीकार कर लिया जाना जरूरी है, क्योंकि इस लड़ाई का परिणाम शोषण विरोधी शक्तियों का या तो खत्म करना होगा या उस शक्ति को इतना प्रबल कर देना कि फिर मुसोलिनी, हिटलर, तोजो या उसके पिताओं बाल्डविन, चैम्बरलेन, हेलीफ्लेक्सों
के लिए दुनिया में जगह नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए जब वॉर या जंग छिड़ी हुई हो तो आपको कोई एक पक्ष लेना ही पड़ेगा। न्यूट्रल होना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र और उनके अनुयायियों ने अपना स्थान चुन लिया है और जिसको आप तटस्थ समझते हैं वह भी तय कर चुके हैं। उनकी तटस्थता सिर्फ ऊपरी दिखावा है क्योंकि फासिस्टों के रवैये से वे नावाकिफ नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अंग्रेज शासकों के मनोभाव को देख रहे हो ना, अंधे हैं ये लोग। 30 बरस पहले के जमाने में अब भी अपने को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जानते हो, लड़ाई के बाद की दुनिया इन पुराने फॉसिलों यानी कि फॉसिल्स के लिए जीती जा रही है। हम जानते हैं ये लोग हमारी युद्ध की तैयारी में पग पग पर बाधा डालेंगे क्योंकि वे हर एक चीज को गुजरे जमाने की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, देख नहीं रहे हो जिन लोगों की सूरतें अमन सभाओं में ही शोभा देती थी, अब वही राष्ट्रीय मोर्चे के नायक बनकर जनता के सामने दहाड़ रहे हैं। हमारे गवर्नर जनरल जनता को कुर्बानियां करने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनके अपने खर्चे को देखकर हमारा माथा चकराता है। हमारे यहाँ कम से कम मजदूरी है 1 आना रोज, जिसके हिसाब से विद इन ब्रैकेट 25 रुपए सालाना आमदनी हुई और इनकी तनख्वाह। अब इसके बाद नीचे राहुल सांकृत्यायन ने डाटा दिया है जो मैं 10 का 10 पढ़ रही हूँ। सारा डाटा जो है वो रुपए में है। वायसराय की तनख्वाह 2,50,800 अर्थात घुरहु मजदूर की आमदनी से 10,000 गुना ज्यादा। बंगाल गवर्नर की तनख्वाह 1,20,000 रुपए, ये सालाना की बात हो रही है, अर्थात घुरहु मजदूर की आमदनी का 4,800 गुना ज्यादा। युक्त प्रांत गवर्नर की भी 1,20,000 और सेम 4,800 गुना ज्यादा। बिहार गवर्नर की 1 लाख सालाना तनख्वाह जो कि 4,000 गुना है एक घुरहु मजदूर की आमदनी से। ये बाकी खर्च छोड़ने पर यदि दूसरे खर्च भी लिए जाएं तो मार्ग व्यय और छुट्टी व्यय छोड़कर भी बंगाल गवर्नर का सालाना खर्चा है 6,07,200 रुपए, अर्थात इंग्लैंड घुरहु मजदूर की आमदनी का 42,291 गुना। इससे जरा मिलाइए इंग्लैंड के मजदूर को जिसकी अल्पतम मजदूरी 85 शिलिंग विद इन ब्रैकेट 56.5 रुपए से अधिक या 78 शिलिंग विद इन ब्रैकेट 82 रुपए से अधिक प्रति सप्ताह कोयले के खानों में मंजूर हुई है। खेती के मजदूर भी 85 रुपए सप्ताह से ज्यादा पाते हैं, जिसका अर्थ है 200 या 121 पाउंड वार्षिक मजदूरी। और महामंत्री इस हिसाब से सिर्फ 36 गुना ज्यादा तनख्वाह पाता है। सोवियत में 12,000 रूबल महामंत्री को मिलता है और मजदूरों की बहुत भारी तादाद है जो इतना वेतन पाती है, जबकि सबसे कम तनख्वाह पाने वाला मजदूर उससे छठे हिस्से से कम नहीं। अब मिलाइए, अब वे भारत में मिलने वाले ऑफिसर्स की तनख्वाह और जो मजदूर है उसके बीच में कितना गैप है, ये अन्य देशों से कंपेयर करके बता रहे हैं। भारत में बंगाल गवर्नर घुरहु से 42,292 गुना ज्यादा कमाता है। इंग्लैंड में महामंत्री घुरहु मजदूर से सिर्फ 36 गुना ज्यादा कमाता है और सोवियत रूस में घुरहु मजदूर से जो मंत्री है वो सिर्फ 6 गुना ज्यादा कमाता है। इसलिए बार बार ये साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट लोगों की तरफदारी करते हैं कि कम्युनिज्म भारत में भी होना चाहिए। और मैं लगातार बोल रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश में बताया है कि आर्थिक कारण, यदि आर्थिक संपन्नता आ भी जाती है तो भी इसका कोई फर्क जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं 2 राष्ट्रपति, भूतपूर्व कोविंद और मौजूदा द्रौपदी मुर्मू, इनसे किस तरह एक को मंदिर के बाहर बिठाया अछूत होने के नाते और दूसरे से आदिवासी होने के नाते पूरा मंदिर का प्रांगण जो है वो झाड़ू लगवाई। वैसे ओबीसी तो पिछड़ा समाज के तो प्रधानमंत्री भी हैं, क्या उनसे कभी किसी ने ऐसा काम करवाने की जरूरत की? सोचेगा इस बारे में। और सेठों की आमदनी से घुरहु की आमदनी को मिलाओगे तो कलेजा फटने लगेगा। ये सरासर लूट है भाई सुमेर। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में नौकरी करने वाले स्वार्थी कायर
दूर तक देखने में असमर्थ इन अंग्रेजों से हम कोई आशा नहीं कर सकते। हम इनके लिए यह लड़ाई को लड़ने और जीतने नहीं जा रहे हैं। हम मर रहे हैं उस दुनिया के लिए जो इस पृथ्वी के छठे हिस्से पर है और जिनको फासिस्ट खत्म करने जा रहे हैं। हम उस आने वाली दुनिया के लिए मरने जा रहे हैं जिसमें कि मानवता स्वतंत्र और समृद्ध होगी। तो ये राहुल सांकृत्यायन की समझ थी। डॉक्टर अंबेडकर की समझ इससे बिल्कुल विपरीत थी। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया, वही सारी बातें मैं यहाँ भी रिपीट कर देती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे अंग्रेजों का सहयोग करना। वे चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदि अंग्रेजों का असहयोग किया गया तो दूसरी जो ताकतें हैं फांसीवादी, नाजीवादी, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। पहले ही देश जो है पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का गुलाम था, उसके ऊपर से और ज्यादा यदि ताकतें, मान लीजिए जर्मनी, इटली, जापान भी हमारे ऊपर कब्जा कर लेता तो हमारी क्या हालत होती। बिल्कुल वही हालत होती जो चीन की थी, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तरबूज की कटी हुई फांकों की तरह हम भी होते जैसे चीन था। इन सब चीजों के ऊपर मंथन किए जाने की जरूरत है। राहुल सांकृत्यायन जी के इन लेखों को पढ़कर मुझे उनके ऊपर महापंडित का टैग भी बड़ा आरोपित सा लगता है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जल्दी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में इस पुस्तक के अंतिम एपिसोड के साथ में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।